नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे हैं। वहां एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट मीटिंग शुरू हुई है। होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस मीटिंग में मौजूद हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान में टिकटों पर फैसला होगा। छत्तीसगढ़ की कुछ सीटों पर भी विचार हो सकता है। आने वाले 5 राज्यों के चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, इसे इस बात से समझिए कि मोदी तेलंगाना से लौटने के बाद सीधे इस मीटिंग के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे हैं। चुनाव से पहले मोदी के कैंप में क्या चल रहा है और राहुल गांधी ने क्या नया प्लान बनाया है? क्या हिंदू पिच पर आकर राहुल नरेंद्र मोदी को चैलेंज दे पाएंगे? दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। राम राम भाई सारे ने। राम राम साराय ने क्या अंकित, तो आज हम तुझसे कुछ सीखेंगे। नरेंद्र मोदी खुलकर मैदान में आ गए हैं। फिटनेस के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, उसमें ये स्वच्छता अभियान कैसे मदद करेगा? वातावरण को स्वस्थ रखना तो हमारा कर्तव्य है। वो स्वस्थ है तभी हम स्वस्थ हैं। मोदी ने बेहिचक होकर ताल ठोककर जमीन का जायजा लेकर खूंटा गाड़ दिया है और प्रधानमंत्री ने झाड़ू चलाना शुरू कर दिया है। अंकित, आप फिजिकल एक्टिविटी के लिए कितना समय देते हैं डेली? में 4 से 5 घंटे। आपको भी देख के थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं कि आप भी इतनी एक्सरसाइज करते हो। मैं ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जितना चाहिए, लेकिन मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ। कचरा साफ करने का मोदी फॉर्मूला सड़क से लेकर सियासत तक हर जगह लागू हो गया है। चुनाव करीब आने पर राहुल गांधी अचानक हिंदू हिंदू करने लगे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कल तक ओबीसी कर रहे थे। एमपी के शाजापुर में राहुल गांधी का ओबीसी पखवाड़ा खत्म हुआ और दिल्ली आते ही राहुल गांधी ने हिंदू पखवाड़ा शुरू कर दिया। राहुल लिखते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। नरेंद्र मोदी की पार्टी 12 मासी हिंदू पार्टी है। बीजेपी 12 महीने सप्ताह के 7 दिन के 24 घंटे हिंदू वोट की एक्सरसाइज करती है। राहुल गांधी की पार्टी सीजनल हिंदू है। राहुल गांधी चुनाव करीब आने पर हिंदू में कन्वर्ट होते हैं और कुछ दिन जमकर हिंदू हिंदू करते हैं। राहुल गांधी जी को अचानक से सत्यम शिवम सुंदरम हिंदू धर्म की फिर से याद आई है। राहुल गांधी जी 55 साल बाद आपको ये याद आया सत्यम शिवम सुंदरम। 10 साल आपकी सरकार पहले रही जिसके आप ही सब कुछ थे, तब भी आपको याद ना आया। आज हिंदुता के ऊपर आप ज्ञान देते हैं, उसके ऊपर आप बोलते हैं, लेकिन ये आपको कभी पहले तो याद ना आया और आप किस अधिकार से बोलते हैं? ना तो आपके माता जी की तरफ से आपका धर्म हिंदू है, ना तो आपके पिताजी की तरफ से आपका धर्म हिंदू है, ना तो आपके दादाजी की तरफ से है। तो आप किस तरीके से आप हिंदू धर्म के ऊपर इतना बड़ा प्रचार, उसका भाषणबाजी देके उसकी आइडियोलॉजी को समझाने की कोशिश करते हैं? हिंदू वोट कैप्चरिंग का नुस्खा राहुल गांधी कई बार आजमा चुके हैं। याद कीजिए, भारत जोड़ो यात्रा जब साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया पहुंची थी तो राहुल अचानक सन्यासी के वेश में नजर आने लगे थे। कंधे पर रामनामी चादर, बढ़ी हुई दाढ़ी, ललाट पर लाल टीका और माथे पर पगड़ी दिखने लगी थी। फिर अचानक ये सब गायब हो गया। राहुल टी शर्ट में दिखने लगे। सनातन धर्म पर कांग्रेस नेताओं और उनके गठबंधन साथियों के व्याख्यान आने लगे। राहुल गांधी ने खुद ओबीसी का रूट पकड़ा।
राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस यानी जाति जनगणना की मांग सबसे पहले कर्नाटक के कोलार में उठाई थी। 20 अप्रैल को कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान राहुल ने 3 पॉइंट की डिमांड रखी। मोदी सरकार जातियों की गिनती कराए, 2011 के कास्ट सेंसस के डेटा पब्लिक किए जाएं और 50% आरक्षण की सीमा समाप्त की जाए। कर्नाटक विजय के बाद राहुल ने इस डिमांड को कैरी किया। वो 50 से अधिक रैलियों, जनसभाओं और विदेशी यूनिवर्सिटीज के व्याख्यानों में कास्ट सेंसस की डिमांड कर चुके हैं और 2011 की जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक न करने पर अफसोस जता चुके हैं। हिंदुस्तान में ओबीसी है, ओबीसी कितने हैं भैया? ओबीसी कितने हैं हिंदुस्तान में? क्या ओबीसी की आबादी 5% है? क्या हो ही नहीं सकता। देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं? कास्ट सेंसस जब हमारी सरकार थी हमने किया। हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी ओबीसी को बताना नहीं चाहते हैं। हमारा पहला काम कास्ट सेंसस होगा। हम देश को बता देंगे इस देश में कितने ओबीसी हैं। मोदी सरकार से 2011 की जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की डिमांड करके राहुल ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि मोदी ही ओबीसी के सबसे बड़े दुश्मन हैं और वही ओबीसी का हक मारने के लिए उनकी आबादी के डेटा छिपा रहे हैं। हकीकत क्या है ये हम आपको बताते हैं। हिंदुस्तान में आखिरी जातीय जनगणना 1931 में हुई। तब रियासतों और सूबों के अलग अलग आंकड़े जारी किए गए, लेकिन पूरे देश का कोई एक मुकम्मल आंकड़ा तैयार नहीं हुआ। 1931 की जातीय जनगणना में कुल 4147 जातियों के नाम आए। साल 2011 में मनमोहन सिंह सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट से सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस यानी SECC कराया। इस एक्सरसाइज पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते ही इसके लिए डेटा तैयार हो गए, लेकिन इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। 2011 से 2014 तक मनमोहन ही प्रधानमंत्री थे। सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थी, राहुल गांधी कांग्रेस के महासचिव थे, लेकिन इनके रहते जाति जनगणना के आंकड़े जारी नहीं हुए। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2021 में जातीय जनगणना के बारे में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया। इस एफिडेविट में लिखा है कि 2011 के आंकड़े इतने गड़बड़ हैं कि वो सही हो ही नहीं सकते और उनको जारी किया ही नहीं जा सकता। इस जनगणना में मार्जिन ऑफ एरर 2% का था। रियल टर्म में कहें तो इसके डेटा में 1 करोड़ से ज्यादा गड़बड़ियां थीं। 1931 में देश भर में 4,147 जातियां थीं, लेकिन 2011 के कास्ट सेंसस में 46 लाख जातियों के नाम दर्ज हैं। एफिडेविट के मुताबिक SECC ओबीसी सर्वेक्षण नहीं था, बल्कि ये परिवारों की आर्थिक स्थिति पता लगाने की प्रक्रिया थी। सबसे बड़ी बात ये कि 4,147 जातियां 46 लाख जातियों में कैसे तब्दील हो गईं, इसके पीछे कौन सा साइंस लगाया गया, ये किसी को नहीं मालूम। आप क्या उम्मीद करते हैं इन लोगों से? आप क्या उम्मीद करते हैं इन लोगों से जो चुनावी हिंदू बन जाते हैं? आप क्या उम्मीद करते हैं जो प्रैक्टिस कुछ और करते हैं और दिखाते कुछ और हैं? आप क्या उम्मीद करते हैं जिनके समय पर तमाम तरीके की गलतियां जो है समाज के साथ हुई और खास तौर पे इतने लंबे समय काल के बाद 47 से कितने साल तक तो यही लोग थे ना? देश में क्या हालत थी आप अच्छी तरह जानते हैं। बिहार में इसी साल जातियों की गिनती की गई तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने 214 जातियों की सूची बनाई। फिर भी राहुल उस जनगणना के आंकड़े दिखाने की मांग करते हैं जिसमें 46 लाख जातियों के नाम हैं। अब तो हर तरफ से ये बात आने लगी है कि जाति जनगणना हो और जाति जनगणना के बिना
सामाजिक न्याय संभव नहीं है। जो चिंता समाजवादियों की थी और जो आंदोलन लेकर के समाजवादी लोग चले थे, जो पीडीए के रूप में और स्ट्रेटजी का पार्ट जो इंडिया का बन रहा है, मुझे उम्मीद है कि देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाएंगे। ओबीसी गिनने की मांग करना आसान है, लेकिन ओबीसी की गिनती करना आसान नहीं। एग्जाम्पल के लिए आपको बताते चले, बिहार का बनिया ओबीसी में है, यूपी आकर बनिया जनरल कास्ट का हो जाता है, राजस्थान में गुर्जर ओबीसी में है, जम्मू कश्मीर में उनकी गिनती अनुसूचित जाति में करनी पड़ेगी। मोदी की विरोधी पार्टियां इन दिनों मुस्लिम वोट को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं हैं। 14% मुस्लिम वोट उनको अपनी जेब में लग रहा है। चिंता 80% हिंदू वोट को लेकर है। राहुल गांधी की दिक्कत है कि ओबीसी का ओवरडोज उनके अपने गठबंधन में दरार पैदा कर रहा है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव नाराज बताए जाते हैं क्योंकि राहुल के ओबीसी वाले बयानों से अखिलेश को अपना कोर वोट बैंक हिलता हुआ दिख रहा है। अगर यूपी में ओबीसी वोट हिला तो सबसे पहले अखिलेश की सपा को ही नुकसान होगा। अखिलेश ने एमपी जाकर सपा का प्रचार किया, फिर नोएडा आकर बोले कि वो कांग्रेस से नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं। पूरी चिन्हित कर ली हैं सीटें, कैसे लड़ना है, कौन सा दल साथ रहेगा, ये होमवर्क तो करते रहना पड़ेगा। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो बीजेपी से कैसे मुकाबला करेंगे आप? बीजेपी हर संसाधन है उसके पास। बिहार में राहुल गांधी को दिक्कत नहीं है क्योंकि वहां पहले से जमा जमाया गठबंधन है। 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी और 80 करोड़ से ज्यादा वोटर, ये हिंदू वोट की ताकत है। ओबीसी का ओवरडोज करने के बाद राहुल दोबारा हिंदू अवतार में दिखे हैं तो इसके पीछे ये भी एक वजह है। राहुल गांधी जी जो भी बात कहते हैं करते हैं, उनकी जो भी सोच है वो एक समुदाय विशेष तक, एक वोट बैंक के नजरिए तक सीमित रहती है। और ये केवल अभी नहीं है, कांग्रेस का चरित्र लोगों ने बहुत बार देखा है। इस देश के यहाँ की जीवन पद्धति से, यहाँ की संस्कृति व्यवहार से जुड़े हुए, भले वो राम मंदिर का मसला हो, चाहे देश के अनेकों इस तरीके की चीज़ें थी, पर वो भूल जाते हैं कांग्रेस वही पार्टी है जो राम के काल्पनिक होने की बात करती है। वो राम सेतु पर ऐतराज़ करती है, राम मंदिर पर ऐतराज़ करती है, भारत माता के नारे पर ऐतराज़ करती है। नरेंद्र मोदी को यह सब करने की जरूरत नहीं। हिंदू वोट का मैग्नेट बाय डिफॉल्ट मोदी के साथ चलता है। मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर जब भी वोटों का ध्रुवीकरण होता है, फायदा मोदी को होता है। 5 राज्यों में चुनाव है, मोदी विरोधी ओवैसी बंधुओं के भड़काऊ बयान आने लगे हैं। अरे मजलिस पे इल्जाम लगाने वालों, मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारे आका, तुम्हारे अम्मा क्या ऐसा वैसी बड़ी एक भी इमारत बनाए? क्या किसी गांधी ने बनाया, किसी मोदी ने बनाया, किसी रेड्डी ने बनाया, किसी राव ने बनाया? नहीं बनाया। ओवैसी ने ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें 14 बना दी, जहां 15,000 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां फ्री तालीम हासिल कर रहे हैं। और हम पर इल्जाम, ओवैसी कहां से आए? ओवैसी वहां से आए, वो महाराष्ट्र से आए। अरे बाबा मत छेड़ो मुझे, मत छेड़ो मुझे। ए कांग्रेस के गुलामों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी अम्मा कहां से आई? अब मुझे छेड़ो मत। दुनिया जानती है अकबरुद्दीन ओवैसी जब बोलने लगता है तो अकबर ओवैसी की आतिशबाजी के सामने कोई टिक नहीं सकता। खामोश था, काम पे तवज्जो दे रहा था। अभी मैदान में आना बाकी है, सब खिलाड़ी आ गए, अकबर का भी आना बाकी है। जब आएगा तो सवालात की बौछार ला देगा।
छेड़ो मत, छेड़ेंगे तो छोड़ने वालों में से हम नहीं। अकबरुद्दीन और असदुद्दीन ओवैसी नरेंद्र मोदी से लड़ने का दम भरते हैं। हकीकत यह है कि ये जितना बोलते हैं मोदी के वोट उतने ही बढ़ते हैं। तेलंगाना के जिस महबूब नगर को मोदी ने पहली रैली के लिए चुना, वहां मुस्लिम वोटर्स की तादाद 33% से ज्यादा है। तेलंगाना में जहां मुसलमान हैं, वहां ओवैसी की पार्टी है। उस जगह उर्दू बोलने और समझने वाले लोग हैं। जहां उर्दू है वहां हिंदी भी है, इसलिए वहां बीजेपी के लिए पहुंचना आसान है। यहां जो जन सैलाब दिख रहा है, उससे मैं आश्वस्त हूं कि तेलंगाना के लोगों ने बदलाव का अपना इरादा पक्का कर लिया है। तेलंगाना की प्रगति को दो फैमिली रन पार्टीज ने रोक के रखा है। इन दोनों ही फैमिली रन पार्टीज की पहचान करप्शन और कमीशन से है। इस दोनों पार्टियों का एक ही फॉर्मूला है, पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। ये लोग प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना रहे हैं। तेलंगाना मोदी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दक्षिण के 5 बड़े राज्यों में तेलंगाना ही वो राज्य है जहां बीजेपी मेहनत करे तो अपनी सीटें बढ़ा सकती है। नरेंद्र मोदी कुछ काम डायरेक्ट करते हैं, कुछ काम इनडायरेक्ट करते हैं। नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत हरियाणा के जिस अंकित बयनपुरिया के साथ झाड़ू लगाकर की, वो यूथ का सनातनी मॉडल है। अंकित बयनपुरिया पहलवानी करता है, बॉडी बनाता है, 6 पैक एब्स बनाता है और जय श्री राम के नारे भी लगाता है। मोदी के साथ 5 मिनट झाड़ू लगाने के बाद अंकित बयनपुरिया को इंटरनेट पर सर्च किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर उसका प्रोफाइल शेयर किया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी का पावर है, जिसने कुछ ही मिनट में अंकित को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। सत्यम शिवम सुंदरम कठोपनिषद से लिए गए ये 3 शब्द सनातन के गूढ़ अर्थ बताने वाले हैं। सत्य शिव की तरह सुंदर होता है, कोई भी सनातनी इसके महत्व को इनकार नहीं करेगा। राहुल गांधी ने हिंदू अवतार में आने के लिए सत्यम शिवम सुंदरम को चुना। राहुल आगे भी पूरी कोशिश करेंगे कि मोदी के हिंदू दुर्ग में वो अंदर तक घुस जाए। मोदी पूरी कोशिश करेंगे कि हिंदू दुर्ग की दीवार ही इतनी मजबूत कर दें कि राहुल गांधी को उसके अंदर एंट्री ही न मिल पाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।